कैसी है मैम, क्या चल रहा है इन दिनों? पहले तो आप ये बताइए। बस काम काम और काम। लेकिन आज के दौर में महिलाएं भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, उसके बावजूद भी आपको कुछ कमी लगती है क्या महिलाओं को लेके आज के दौर पे? मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी कई राज्य ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाएं प्रतिभाशाली होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी एक ये मानसिकता हो जाती है कि हमें कोई पुशअप करेगा। तो फैमिली अपनी जगह है और आपका वर्क फील्ड जो है वो अपनी जगह है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप एक छोटी सी कविता या फिर कोई गाना गा के ही सुना दें। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। मैंने जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा है, सुना है, आप बचपन से ही कथक डांस करती हैं। हालांकि आपकी टीचर्स आपसे कहती थी कि आपकी आंखें इतनी अच्छी हैं कि आपको डांस पे जाना चाहिए। अदिति, आप मेरे बारे में पूरी जानकारी लेकर आई हैं और पूरी तैयारी से आई हैं, तो मैं कुछ छुपाना चाहूँ या ना बताना चाहूँ तो आप पूछ ही लेंगी। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अफसर के सफ़र में। मैं हूँ आपके साथ अदिति जायसवाल। एक नारी सब पर भारी, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। ये कहावत आज की जो गेस्ट है उनके ऊपर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि वो नारी तो एक है लेकिन हर क्षेत्र में भारी है। आपको बता दें, वो इंटरनेशनल कथक आर्टिस्ट हैं, न्यूज़ एंकर हैं, फिल्म और थिएटर एक्ट्रेस हैं, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ऑफिसर हैं और तो और मिसेस इंडिया 2018 भी रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुराधा दुबे जी का। नमस्कार अदिति, और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी नमस्कार। कैसी है मैम, क्या चल रहा है इन दिनों? पहले तो आप ये बताइए। बस काम काम और काम। और मुझे लगता है कि काम जितना ज़्यादा आप करते हैं उतनी ज़्यादा शक्ति आप में संचित होती जाती है, उतनी ज़्यादा आप ऊर्जावान होते जाते हैं। इतनी उम्र के बावजूद आप लगती नहीं है कि आप उतनी उम्र की हैं। हालांकि मैं आपकी उम्र तो नहीं जानती, लेकिन मतलब आपको देख के एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। कैसे आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है? देखिए, भारतीय शास्त्रीय परंपरा में यदि आप किसी शास्त्रीय परंपरा से जुड़ते हैं, ख़ास करके शास्त्रीय नृत्य विधा से आप जुड़ते हैं, तो एक शांति का जो भाव है, एक सुकून का जो भाव है, वो आपके अंदर आ जाता है। क्योंकि शास्त्रीय नृत्य में एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है, सुकून का एक आपको एहसास भी होता है। और जब आप इसकी साधना करते हैं तो एक तरह से मेडिटेशन होता है। और जब हम प्रस्तुति के पहले या रियाज़ के पहले जब हम योग करते हैं तो उसमें हम ध्यान भी लगाते हैं। तो इस तरह से एक आपका एक ऑरा बन जाता है। और ये तब हो पाता है जब आप बरसों बरस इसकी साधना में आप रत रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे बहुत शांत चित्त होने का, और जैसा कि आपने बोला कि उम्र है लेकिन दिखाई नहीं देती, तो व्यायाम चाहे आप किसी भी तरह का करें, उसका असर तो आपको पड़ता ही है। और ख़ास करके जब आप नृत्य करते हैं, शास्त्रीय नृत्य करते हैं, तो उसके बहुत से आयाम होते हैं। उसमें आपके शरीर की पूरी तरह से एक्सरसाइज तो होती ही है और आप एक कला में पारंगत भी होते हैं, दक्ष भी होते हैं। मैंने जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा है, सुना है, आप बचपन से ही कथक डांस करती हैं। हालांकि आपकी टीचर्स आपसे कहती थी कि आपकी आंखें इतनी अच्छी हैं कि आपको डांस पे जाना चाहिए, और आपको शायद ओडिसी डांस पसंद था लेकिन उस टाइम नहीं था करके आप कथक सीखी। क्या थी वो स्टोरी? अदिति, आप मेरे बारे में पूरी जानकारी लेकर आई हैं और पूरी तैयारी से आई हैं, तो मैं कुछ छुपाना चाहूँ या ना बताना चाहूँ तो आप पूछ ही लेंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि बचपन से मुझे नृत्य सीखने का शौक़ था, और ये जो भावना बहुत बलवती हुई, इसे बहुत ज़्यादा एक ठोस आधार मिला, वो मेरी प्राइमरी स्कूल की और मिडिल स्कूल की टीचर्स के कारण हुआ, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगी आशा मानव मैडम का, जे.आर. दानी गर्ल्स स्कूल में थी, नूतन रिजवी मैडम, प्रीति पांडे मैडम, विनोद गर्ग मैम।
तो ये सारी जो हमारी टीचर्स थी, इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला, इनकरेजमेंट मिला। तो मैंने कथक सीखना शुरू किया। लेकिन मैं जब टीवी में या किसी कार्यक्रम में मैं ओडिसी देखा करती थी, तो उसकी भाव भंगिमाएँ और मंदिरों से और गीत गोविंद से जोड़ करके जो प्रस्तुति होती है वो मुझे बहुत आकर्षित करती थी। लेकिन जब मैंने सीखना शुरू किया, मैं आपको बता दूं, आज से करीब 30 साल पहले, 30 से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, मैं 6th क्लास में थी। तो उस वक्त यहाँ रायपुर में ओडिसी के कोई गुरु नहीं थे, या हमारे किसी यहाँ पे संस्थान में संगीत विद्यालय महाविद्यालय में ओडिसी का पाठ्यक्रम नहीं था। तो मैंने कथक सीखना शुरू किया और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपके साथ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और आगे चलकर मुझे कथक से प्यार हो गया और आज मुझे लगता है कि मैंने कथक सीख करके बहुत अच्छा किया है और जीवन पर्यंत जब तक मैं हूँ, मैं कथक में रमे रहना चाहती हूँ। आपके एजुकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं मैम। कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है? यदि एकेडमिक फील्ड की बात करें तो दानी गर्ल्स स्कूल से मैंने अपनी हायर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने डिग्री गर्ल्स कॉलेज से अपना बीए किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई और हिंदी लिटरेचर में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया रविशंकर यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद फिर शादी के बाद मेरी ट्विंस बेटियां हुई और 90 में और 93 में मैंने कथक में एमए किया इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से। और उसके बाद 2014-15 में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई। मैंने पीएचडी की खैरागढ़ विश्वविद्यालय से ही, कथक ही सब्जेक्ट था। और मेरी जो पीएचडी की मार्गदर्शक थी, मेरी गाइड थी, वो थी डॉक्टर मांडवी सिंह जी, जो कि मेरी गुरु बहन भी हैं और मेरी गुरु भी हैं। तो उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में मैंने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। दूरदर्शन में आपने काम किया है और आकाशवाणी में भी काम किया है, दोनों अलग अलग, एक रेडियो एक टेलीविज़न। कितनी मतलब कैसा लगता है आपको, क्या ज़्यादा अच्छा है और किस तरह की कठिनाइयाँ दोनों में आती हैं? देखिए, चैलेंजिंग तो आकाशवाणी का है, क्योंकि आकाशवाणी जो है वो श्रव्य माध्यम है। आपकी आवाज़ को श्रोता जो हैं वो केवल सुन पाते हैं, आपको देख नहीं पाते हैं। तो जब आपको देख नहीं पाते हैं तो आपसे वो कैसे बंधें, आपसे वो कैसे जुड़ें? तो आपको बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बातों को कहना होता है, अपने कथन की, अपनी कहन की शैली आपको डेवलप करनी होती है। तो एक वो चैलेंज होता है। और दूरदर्शन में चूँकि दृश्य माध्यम है, आप दिख रहे होते हैं, तो एक अपीयरेंस आपका होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोनों ही माध्यम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि जब हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं या लाइव हम एंकरिंग करते हैं, तो उसमें कोई रीटेक नहीं होता, कोई कट नहीं होता। तो उस वक्त अपने आप को बहुत एक सुकून के साथ और एक तैयारी के साथ, मतलब हर न्यूज़ हमारे लिए पहली न्यूज़ होती है या हर एंकरिंग हमारे लिए पहली एंकरिंग होती है, क्योंकि आप लाइव कर रहे होते हैं। तो ये एक चैलेंज होता है। और स्टेज की बात है, वो भी, उसका भी अपना एक चैलेंज है, उसकी भी अपनी है कि जब आप कोई, चाहे आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हो, चाहे आप शासकीय विभागों के कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हो, हर तरह की पब्लिक अलग अलग होती है। उन पब्लिक के मूड को देखते हुए कैसे आपको अपनी बात को रखना है। आपको बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं बोलना है कि पब्लिक बोर होने लगे, या कभी ऐसा मौका आ जाए कि आपको बोलना ज़्यादा है, तो उसमें किस तरीके से बोलना है कि पब्लिक उसमें रम जाए, उन्हें एक रस उसमें आने लगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एंकर्स इतना अच्छा बोलते हैं कि जो मूल कार्यक्रम है वो शुरू होता है, तो कुछ लोगों के दिमाग में, मन में ये भी आता है, यार ये इतना अच्छा चल रहा था। तो ये भी बात, ये खूबी एंकर में होनी चाहिए। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी में ये अंतर है। और मुझे लगता है कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें आकाशवाणी दूरदर्शन से ज़रूर जुड़ना चाहिए। रायपुर में जो 26 जनवरी में कार्यक्रम होता है, उसमें भी आप मंच संचालन करती हैं जी। और साथ ही सरकार के जितने भी बड़े कार्यक्रम हैं उसमें भी आप मंच संचालन करती हैं। अभी तक आपने कितने बड़े बड़े कार्यक्रमों का मंच संचालन किया है? मैंने 15 अगस्त 26 जनवरी पुलिस ग्राउंड का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है, उसके संचालन की शुरुआत की थी लगभग 97-98 से।
उस समय मैंने एक को एंकर के रूप में उसको ज्वाइन किया था कार्यक्रम को। शंपा चौबे जी थी डिग्री गर्ल्स कॉलेज की प्रोफेसर, उनके साथ मैंने किया। फिर गवर्नमेंट स्कूल के लेक्चरर थे LD दुबे सर, उनके साथ मैंने उसमें को एंकरिंग की। और उसके बाद फिर पुलिस डिपार्टमेंट के मनीष परमानंद जी हैं, उनके साथ मैं लगातार ये कार्यक्रम करती आ रही हूँ। तो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है ये, और देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। तो बहुत प्राउड भी फील करती हूँ कि मैं 98 से लगातार अब तक मैं इस कार्यक्रम का लाइव मैं कमेंट्री दे रही हूँ, संचालन कर रही हूँ। तो अब पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को विश्वास भी हो चला है कि बहुत बेहतर तरीके से हम इसको मिल कर के इस कार्यक्रम को हम करते हैं। तो ये जो उपलब्धि है ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और मैं ईश्वर की देन इसे मानती हूँ कि एक एंकर के तौर पे जब लोग आप पे भरोसा करने लगते हैं तो वो आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है, रिवॉर्ड होता है, और आपको ऊर्जावान बनाए रखने का एक सबसे बड़ा एक कारण भी होता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं अपने एंकरिंग पार्ट की जो मेरी जो यात्रा है, जो लाइफ है मेरी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। क्योंकि जितने भी बड़े, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो कलाकार हो, मैंने सबके कार्यक्रम की एंकरिंग की है। महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने पुरखौती मुक्तांगन का उद्घाटन किया था, तो उस वक्त एंकरिंग मैंने की थी। माना टर्मिनल का जब उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, उसका संचालन मैंने किया था। और रायपुर के लगभग जितने बड़े जो बिल्डिंग हैं या धरोहर हैं, उनके लोकार्पण का मैंने किया हुआ है संचालन। और मोदी जी के कार्यक्रम का संचालन किया है, अमित शाह जी के कार्यक्रम का संचालन किया हुआ है, और हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल जी के कार्यक्रम का संचालन किया है। दिल्ली में जाकर के, छत्तीसगढ़ के बाहर भी मैंने बहुत से कार्यक्रम किए हैं। अहमदाबाद में मैंने संगीत संकल्प का कार्यक्रम लगातार 3 वर्षों तक मैंने 7 दिवसीय कार्यक्रम मैंने उसकी एंकरिंग की है। और इसके अलावा भोपाल में और अन्य जगहों पे मैंने कार्यक्रम का संचालन किया। इंडियन ऑयल के लिए, HP के लिए मैंने मध्य प्रदेश में जाकर के उनके डीलर जो मीट होते हैं उसका मैंने संचालन किया है। बहुत से कार्यक्रम भूल भी रही हूँ। तो इतने बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़ना, इनके कार्यक्रमों को करना, और इनका सबका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए करना। छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी बड़े महोत्सव हैं, राजिम कुंभ कल्प अभी चल रहा है, तो उसमें उद्घाटन, समापन, संत समागम, तो ये सब अवसर मिलता है। और ये मैं प्रभु का आशीर्वाद मानती हूँ कि मैं लगातार इस क्षेत्र में लगी हुई हूँ, और लोगों का विश्वास मैंने हासिल किया है। ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। हाँ, हमने आपके कथक के बारे में बात कर ली, न्यूज़ एंकरिंग के बारे में बात कर ली। अब हम आते हैं आपके फिल्म और थिएटर एक्ट्रेस के। सबसे पहली फिल्म कौन सी रही है आपकी? मेरी सबसे पहली फिल्म थी नैना। इसमें दूरदर्शन के हमारे स्टेशन डायरेक्टर मिस्टर बैकुंठ पाणिग्रही जी, उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया था, और सह निर्देशक थे मनोज बाइन जी थे, जो दूरदर्शन के पैक्स थे, कार्यक्रम अधिशासी थे, प्रोड्यूसर थे। तो उनके मार्गदर्शन में, चूँकि मैं दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी 93 से, तो जब ये फिल्म बनी 2001 में, तो मुझे अप्रोच किया गया कि इसमें हीरोइन की भाभी का रोल करना है। क्योंकि मैंने जब फिल्मों में आने का सोचा, तो मैंने पहले ही ये सोच लिया था कि मुझे चरित्र अभिनेत्री का पार्ट करना है, ताकि मैं अपने बाकी के काम भी करते रहूं। क्योंकि जब लीड रोल में आप आते हैं तो एक मुश्त आपको कभी 1 महीने देना होता है, कभी आपको 35-40 दिन देना होता है, कभी आपको 20 दिन देना होता है। तो उतना वक्त मेरे पास एक मुश्त नहीं होता था, क्योंकि मैं ये सारे काम अपने शौक़ के लिए और अपने शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए कर रही थी। तो इन चीज़ों में मैं लगातार लंबे समय तक बनी रहूं, इसलिए मैंने सोचा कि एक चरित्र अभिनेत्री के तौर पर मैं फिल्मों में काम करना शुरू करूं। तो जब दूरदर्शन से ये प्रस्ताव आया, तो पहले मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुई कि फ़िल्म मुझे नहीं करना है, एकदम नया एक प्लेटफॉर्म है,
तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं बाकी सारे काम कर ही रही थी। तो मुझे समझाया गया कि चूँकि आप कथक करते हैं, कथक में एक अभिनय का पार्ट होता है, तो उसमें एक मूक अभिनय होता है, बंदिशें चल रही है, संगतकार आपके संगत कलाकार गा रहे हैं, उसमें एक एक्ट करना होता है आपको। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है, इसमें आपको डायलॉग डिलीवरी करना है, इसमें आपको एक्टिंग करना है, इसमें आपको कैमरे को कैसे आपको किस एंगल से फेस करना है, ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन किया मैंने, और जब सक्सेस मिली, तारीफ़ मिली, तो ये भी यात्रा फिर लंबी चलती चली गई। और इस फील्ड में भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब भाग्यशाली हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य की पहली नेशनल अवार्डी फिल्म भूलंदी मेज़ में काम करने का मुझे मौका मिला। तो एक मेरे प्रोफाइल में एक बहुत बड़ी चीज़ ये जुड़ गई कि मैं नेशनल अवार्डी फिल्म की मैं अभिनेत्री हूँ। और दूसरी एक बहुत ही बहुप्रशंसित और चर्चित हिंदी फिल्म चमन बहार में मैंने काम किया, और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई कोविड के दौरान, और लगभग 11 दिनों तक ये फर्स्ट पोजीशन पर ट्रेंडिंग इस फिल्म की होती रही। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और लगातार फिल्में कर रही हूँ, वही बात होती है कि छुट्टी का समय निकाल करके, और दिक्कत कभी कहीं नहीं आई, क्योंकि मेरे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जब मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे छुट्टी के दिन आप काम दीजिए, मुझे बुलाइए, भले 2 दिन 3 दिन जो भी है, और मैं विभिन्न जो पार्ट में मैं काम करूँगी, तो वो मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को वो मानते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी के सहयोग से मैं ये सारे फील्ड में काम कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो एक सुविधाएं दी जा रही हैं, मुझे मिल रही है। अब इसे आप नियति मानिए, ईश्वर का आप आशीर्वाद मानिए, या मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका आप एक आत्मीय सहयोग मानिए कि उनकी वजह से मैं ये सारे काम कर पा रही हूँ। आपने बताया आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म की है, हिंदी फिल्म की है, शायद आपने भोजपुरी फिल्म में की है, तो अब आगे की क्या प्लानिंग है? और भी कोई फिल्म आने वाली है क्या? एक अभी हिंदी फिल्म की है बारात, उसमें मैंने हीरोइन की मदर का रोल किया है, और हाल ही में उसकी शूटिंग कंप्लीट हुई है, और वो बहुत जल्द मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर वो ऑल इंडिया रिलीज़ होगी, वो आने वाली है। मनोज वर्मा जी एक बहुत बेहतरीन फिल्म बना रहे हैं, सुकवा, बहुत ही अलग तरह की स्टोरी है ये। तो सुकवा में मैंने रोल किया हुआ है। तो ये भी दर्शकों के सामने जब ये फिल्म आएगी, तो मुझे लगता है कि जैसे मनोज वर्मा जी की फिल्म भूलंदी मेज़ ने कमाल किया था, तो हम सभी कलाकारों को ये उम्मीद है कि ये फिल्म भी कुछ अलग हटकर होगी और कुछ ना कुछ नया ज़रूर इतिहास रचेगी। तो इसमें मैंने काम किया है, वो भी अभी तो उसकी शूटिंग चल रही है, और भी पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें बात चल रही है। वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट में, डबिंग कर रही हूँ कुछ फिल्मों में। एक हिंदी फिल्म का ऑफ़र आया है डबिंग का, उसकी डबिंग रायपुर में ही होगी, तो उसकी डबिंग करना है मुझे। तो वो अभी उसका जो टाइटल है मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, वो काम कर लूँ उसके बाद मैं डिस्क्लोज़ करूँगी। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ अभी। छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड की आप अधिकारी भी हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आप इस फील्ड में आई? मैं यहाँ पर जनसंपर्क अधिकारी के रूप में मैं काम कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि शासन के किसी विभाग के साथ जुड़ना या बोर्ड के साथ जुड़ना एक आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सहायक होता है। और जो मेरी पोस्ट है उसमें मुझे मीडिया से भी मिलना होता है, मुझे विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भी मिलना होता है, बहुत से कार्यक्रमों से मुझे जुड़ना होता है। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये जो मेरी भूमिका है, एक शासकीय अधिकारी की जो भूमिका है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बाकी कामों की तरह इस काम को भी, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा मूल काम है, उसमें मैं पूरे समर्पण के साथ, पूरे लगन के साथ मैं इसमें काम करूं, और कर भी रही हूं, और जिसका एक प्रतिसाद मुझे मिलता भी है। और जैसे सारे फील्ड में मुझ पर भरोसा किया जाता है और एक विश्वास स्थापित हो चुका है, उसी तरह से मेरे ऑफिस में भी मेरे काम के प्रति एक भरोसा पैदा हुआ है, एक विश्वास पैदा हुआ है मेरे प्रति। यहाँ लोगों को लगता है कि अनुराधा को ये काम देंगे, ये कर लेगी, तुरंत भी कोई काम इनको दिया जाएगा तो ये कर लेंगी।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जहाँ मैं शौक़ से काम कर रही हूँ वहाँ तो मुझे सबका विश्वास और सबका प्रोत्साहन, सबका उत्साहवर्धन मिलता ही है, लेकिन मेरे ऑफिस में भी मेरे एमडी सर का, मेरे सीनियर ऑफिसर्स का और सबका मुझे जो सहयोग मिलता है, जो विश्वास मिलता है, उसकी बदौलत मैं बहुत बेहतर काम कर पा रही हूँ। अधिकारी भी हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, उसके बाद आपको कैसे लगा कि आपको मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक आपका मान लो लकी समझो कि आप उसमें जीत भी गई, कैसा रहा वो सफ़र? मिसेस इंडिया जब छत्तीसगढ़ स्तर पे जब हुआ तो पहली बार मुझे उसमें जजमेंट के लिए बुलाया गया, और जब मैं जजमेंट के लिए गई तो जो पैनल था उसमें सभी ने मुझे देखकर कहा कि अरे इसमें तो आपको पार्टिसिपेंट होना चाहिए था। तो उस वक्त तो मैंने बातों को ऐसे ही निकाल दिया कि ठीक है, मैं एक आर्टिस्ट और एक एंकर, न्यूज़ एंकर और एक एक्टर, एक्ट्रेस, तो ये फील्ड ठीक है, अब क्यों करना, सब कुछ तो है लाइफ में। तो जब हम उसके विभिन्न आयामों से, विभिन्न चरणों से गुज़र रहे थे तो एक मेरे मन में भी इच्छा, उसमें एक टैलेंट राउंड होता है, उसमें ट्रेडिशनल राउंड होता है सारा, तो मुझे लगा यार ये थोड़ा सा एक्साइटिंग है और एक चैलेंजिंग भी है। तो जब लोग चाह रहे हैं और खुद से ऑफ़र कर रहे हैं कि ये आपको करना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। पूर्णिमा खरे जी जो हैं यहाँ की छत्तीसगढ़ की मिसेस इंडिया प्लेटफॉर्म की कोऑर्डिनेटर हैं और वो यहाँ पे उसे ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो पूर्णिमा खरे जी ने भी मुझसे कहा कि अनुराधा जी आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फिर बाद में मुझे भी लगा कि मन में एक इच्छा जागृत हुई कि देखते हैं करके, सफल हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक। और जो मेरा एज ग्रुप था, मेरी जो एज की जो कैटेगरी थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उन सब से बेहतर प्रदर्शन रहा। मुझे लगता है कि एक कलाकार के तौर पे यदि आप सफल होते हैं तो जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, और उसे मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि समर्पण किसी भी फील्ड में बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत मेहनत की, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपने आप को मैंने ग्रूम किया, क्योंकि एक आर्टिस्ट के तौर पर एक रहन सहन, एक आपका जो ऑरा होता है वो एकदम डिफरेंट तरीके का होता है। और जब आप इस तरह के आप फैशन के पेजेंट के रूप में जब आप कुछ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एकदम डिफरेंट होता है वो। कई बार उससे रिलेटेड ड्रेसिंग सेंस भी आपको नहीं होती है। तो पूर्णिमा खरे जी ने ग्रूमिंग का काम किया, मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर से मीनाक्षी जी ने बहुत ज़्यादा मेकअप के लिए सपोर्ट किया, बहुत से टिप्स उन्होंने दिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेकओवर के लिए क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे पर्सनालिटी में और मेरे रहन सहन में जो अंतर आया वो मिसेस इंडिया छत्तीसगढ़ के विनर बनने के बाद एक बड़ा बदलाव आया कि मुझे मैं सारे फील्ड में काम तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, मुझे अपने आप को आगे रखना कैसे है। ये एक जो ग्रूमिंग का काम हुआ वो इस प्लेटफॉर्म से हुआ, और एक मेरे अंदर शक्ति भी आई कि हज़ारों लोगों के बीच में जब मैं रैंप पे चलूँगी और तो वो माहौल में ढलने के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी है। तो करीब 20 दिनों तक ये तैयारी मैंने की, ग्रूमिंग की, और उसमें सारे लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, और इस तरह से फिर ये भी यात्रा शुरू हुई। और जब छत्तीसगढ़ लेवल पे मैंने मिसेस छत्तीसगढ़ का खिताब हासिल किया तो उसका अगला चरण तो मुझे जाना ही था नेशनल पे, और नेशनल जो था वो चेन्नई में हुआ था। वहाँ मुझे मिस्टिकल क्वीन का सब टाइटल मिला 2019 में, और उसके बाद मिसेस एशिया के लिए ऑफ़र आया, लेकिन बहुत सारे काम और मेरे कुछ अंतर्राष्ट्रीय कथक के कार्यक्रम भी थे। उसी दौरान मुझे विदेश यात्रा पे जाना था और वो डेट क्लैश हो रही थी। म्यांमार में होना था ये इसका मिसेस एशिया का कंपटीशन। तो जैसा कि बचपन से कथक के पीछे पागल हूँ, दीवानी हूँ, तो मैंने कथक परफॉर्मेंस को चुना कि नहीं, विदेश में यदि कथक परफॉर्मेंस का मौका मिल रहा है तो मुझे वो चुनना चाहिए। ये तो ठीक है, कभी जीवन में मौका आया, कभी भाग्य में रहा तो हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि हमने देखा, आपने बताया भी कि आप न्यूज़ एंकर हैं, आपकी आवाज़ भी इतनी अच्छी है, आप सब फील्ड में गई, सिंगिंग की फील्ड में जाना आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा? मैंने सीखा है, गाना भी मैंने सीखा है, और चूँकि टूरिज़्म में हूँ तो मैंने टूरिज़्म मैनेजमेंट में भी मैंने डिप्लोमा किया है।
फोक म्यूज़िक में मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हुआ है। लाइट म्यूज़िक सुगम संगीत में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो लाइट म्यूज़िक मैंने सीखा है कमला देवी संगीत महाविद्यालय से, और फोक म्यूज़िक में डिप्लोमा मैंने राकेश तिवारी जी के चित्रोत्पला लोक संगीत महाविद्यालय से, उसमें मैंने डिप्लोमा लिया हुआ है। तो सीखा है, क्योंकि कथक के साथ एक पार्ट आपका गायन का भी होता है। जब आप कोई बंदिश आप करते हैं तो पहले ये चलन था कि कलाकार खुद 2 लाइनें गा करके, आप जितने भी कथक के बड़े गुरुओं को आप देखेंगे परफॉर्म करते हुए, पुराने गुरुओं को, तो वो स्टेज में पहले एक अंतरा वो गाते थे, या शुरू के एक स्थाई वो गाते थे और फिर वो परफॉर्मेंस देते थे। तो ये परंपरा है ही, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सिंगिंग भी सीखी है। अब फुल टाइम तो नहीं कर पाई क्योंकि समय नहीं, लेकिन मन में है कि करूँगी। जर्नलिज़्म में भी करना चाहती हूँ। तो अब देखिए, पढ़ाई का तो कोई अंत नहीं है। आपको जैसे समय, आजकल कविताएं लिखने लगी हूँ और बहुत से मंचों पे मैंने पढ़ा भी है, लिखा भी है। ऑनलाइन बहुत से ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें मैं कविता पाठ करती हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं इतना लिखूँ कि एक मेरी बुक भी पब्लिश हो। तो उसकी भी तैयारी चल रही है, कविताओं की, तो वो भी चल रहा है साथ ही साथ में। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप एक छोटी सी कविता या फिर कोई गाना गा के ही सुना दें। एक गाना है जो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है, और मुझे लगता है कि इस गीत के जो बोल हैं वो आपको जीवन में आगे बढ़ते रहने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। वो मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी 2 बेटियां हैं आपने बताया, उनको आप इन फ्यूचर कहाँ देखना चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि वो भी एक कलाकार के तौर पर जानी जाए, लेकिन दोनों ने पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी। एक बेटी जो है वो इंजीनियर है, मेरी ट्विंस बेटियां हैं, और एक आर्ट के फील्ड से है, लेकिन उसकी लाइन अलग है। उसने आर्ट में, फाइन आर्ट्स में उसने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। कैलीग्राफी उसे आती है। साधना धान जी के पास उसने पेंटिंग सीखी हुई है। प्रमोद साहू के पास उसने सीखा हुआ है। तो लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मानना है कि बच्चों को अपने मन से, अपने स्वेच्छा से जो जिस फील्ड को वो चुने, उन्हें चुनना चाहिए, ताकि वो अपने रुचि के अनुसार काम करें। मेरी इच्छा तो बहुत है। दोनों गाती बहुत अच्छा है, दोनों ने डिप्लोमा किया हुआ है शास्त्रीय संगीत में। तो आज भी जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सुकून के कुछ पल चाहिए, तो मैं अपनी बेटियों को डुएट में गाने के लिए फोर्स करती हूँ, क्योंकि दोनों जब मिल के गाती हैं तो वो एक अलग ही माहौल होता है। तो करियर तो उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन गाती बहुत अच्छा है, और मेरी तो इच्छा है कि कभी न कभी कुछ जीवन का ऐसा मोड़ आएगा कि उन्हें लगेगा कि हाँ, प्रोफेशनली इसमें हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो उस दिन के इंतज़ार में हूँ मैं। जैसे कि अनुराधा जी, हम देखते हैं पहले का जो दौर था उसमें महिलाएं काफ़ी, मतलब उतना घर से नहीं निकलती थी, उतना संसाधन महिलाओं के लिए नहीं था। लेकिन आज के दौर में महिलाएं भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। उसके बावजूद भी आपको कुछ कमी लगती है क्या महिलाओं को लेके आज के दौर में? मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी क्षेत्र में महिलाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में, संख्या में, यदि हम आंकड़े निकालें, रेशियो निकालें, तो परसेंटेज के आधार पर यदि हम देखें तो बहुत सी महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। लेकिन फिर भी कई राज्य ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाएं प्रतिभाशाली होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी उनकी एक ये मानसिकता हो जाती है कि हमें कोई पुशअप करेगा, हमें कोई आगे बढ़ाएगा, या हस्बैंड कहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी, या घर से बाहर मैं कदम रखूंगी, या सास ससुर कहेंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगी। तो फैमिली अपनी जगह है और आपका वर्क फील्ड जो है वो अपनी जगह है। इतने सारे कामों के बीच में, जैसे कि आपने बताया आप बहुत काम करती हैं, उसके बीच में आप अपने फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालती हैं?
मैं जब ऑफिस से घर जाती हूँ तो मैं पूरी तरह से फैमिली की होकर रहती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। ये नहीं कि कोई दबाव रहता है मेरे ऊपर कि हमारे साथ बैठ के बात ही करना है, टाइम ही स्पेंड करना है। तो मैं देर रात तक जागने के लिए अभी लोगों को मालूम है कि मैं बहुत लेट नाइट जागती हूँ। तो जब मैं चाहे कितने भी बजे मैं घर पहुँचूँ, मैं पूरा समय परिवार को देती हूँ। और उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे के बाद का जो वक्त होता है वो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, जो ज़रूरी मैसेजेस हैं वो देखना, फेसबुक, इंस्टा वो चेक करना, किसे रिप्लाई देना है, क्या करना है, कौन सी पोस्ट डालना है, रचनात्मक एक जो आपकी यात्रा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। कविता लिखना शुरू की हूँ तो कैसे क्या लिखना है। कई बार लिखने का टाइम नहीं होता तो उसके टाइटल मैं सोच के रखती हूँ। मुझे अचानक ख्याल आता है तो उसे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ मोबाइल पे या किसी डायरी पे कि मुझे इस सब्जेक्ट पे लिखना है। तो इस तरीके से मैं और परिवार का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, हस्बैंड अपनी फील्ड में अपने सक्सेस हो चुके हैं और उन्हें पता है, चूँकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि एक रचनात्मकता लाने के लिए जीवन में आपका निरंतर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो उनका भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन छुट्टी यदि है और मैं छुट्टी के दिनों में कोई दूसरा असाइनमेंट नहीं है तो मैं उस दिन फुल डे मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरा कोई शौक़ ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होटलिंग करूँ, मैं फ़िल्में देखूँ, मैं घूमूँ फिरूँ। मैं जाती भी हूँ तो मैं अपने दोस्तों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देती हूँ, लेकिन वो मौका बहुत कम आ पाता है क्योंकि सारे फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बिज़ी हैं। तो जब मुझे वक्त मिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें वक्त हो, तो ऐसे समय में फैमिली के साथ समय बिताने का और ज़्यादा वक्त मिल जाता है। तो इस तरह से मैं अपने लाइफ को, अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। और परिवार तो है ही है, कथक मेरा पहला प्यार है और परिवार दूसरा। अनुराधा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है आपसे बात करके, और साथ ही आपने इतना कीमती वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति, आपने आप भी बहुत बोल्ड हैं। आप जो लगातार 3 दिनों से लगी हुई थी कि मुझे बात करना है, और आज भी जिस तरीके से कि नहीं मुझे आपसे मिलना ही है, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ होती है, ये जो क्वालिटी होती है, हर किसी में नहीं होती है। वो क्वालिटी तुम में है और इसीलिए तुम समय मुझसे निकलवा पाई और इतना लंबा इंटरव्यू तुमने लिया। तो मैं तुम्हारे भी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। और मैं बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 9 तारीख को भोपाल में मेरा कथक का एक प्रोग्राम है। एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण पे सेमिनार हो रहा है, उसमें मुझे अपना शोध पत्र भी पढ़ना है और कथक की प्रस्तुति भी देना है। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं वुमेंस डे के अवसर पर मैं इतने अच्छे आयोजन में मैं भाग ले रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी ऊर्जा भी थोड़ी थोड़ी मुझे मिलती रहे, ताकि मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ और मैं जिस यात्रा में आगे बढ़ रही हूँ, तो आपकी थोड़ी थोड़ी शक्ति और ऊर्जा भी यदि शुभकामनाओं के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा मुझे मिलती रहे, तो मेरे अंदर संचित होती जाएंगी और मैं उसे अपने कार्यक्रमों के ज़रिए बाहर निकालती रहूँगी। तो आज हमारे साथ बनी हुई थी डॉक्टर अनुराधा दुबे जी, जिनसे हमने ये जाना कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप उसमें लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ। नमस्कार।